गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पहला इकाई द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें पहला टॉपिक है द्रव्य यानी मैटर। मैटर किसे कहेंगे? द्रव्य या पदार्थ वो वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ या द्रव्य को तभी हम कंसिडर करेंगे जब उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया है यानी बांटा है। पहला है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार। पदार्थ के वर्गीकरण में पहला आता है भौतिक अवस्था के आधार पर, इसमें ठोस, द्रव और गैस आते हैं। दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर, जिसमें आता है पहला शुद्ध द्रव्य, दूसरा आता है मिश्रण। शुद्ध द्रव्य के अंतर्गत आता है तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिश्रण के अंतर्गत आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब इसमें से हमको पढ़ना है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। उससे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। एसआई सिस्टम में आयतन का मात्रक घन मीटर होता है यानी मीटर की पावर क्यूब। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। अगर हम किसी द्रव का आयतन माप रहे हैं, उसका मात्रक क्या होगा? लीटर होगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml के बराबर होता है यानी 1 dm क्यूब। और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला टॉपिक इसमें पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ के कणों के निम्नलिखित गुण हैं, जिसमें से पहला है पदार्थ के कण अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई पदार्थ है कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे पदार्थ कण है, इनके इनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ये जो कण है निरंतर यानी लगातार कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कोई कण है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। पदार्थ कणों में गतिज ऊर्जा होती है। अगर वो गतिशील रहते हैं निरंतर, तो इसका मतलब ये उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। ठीक है। पदार्थ के कणों की गति की दिशा अनियमित होती है। पदार्थ के कणों की गति की दिशा क्या होती है? अनियमित, यानी किसी भी दिशा में वो गति कर सकते हैं। पदार्थ के कणों की गति तापमान पर निर्भर करती है। पदार्थ के कण जो गति कर रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ताप बढ़ने पे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ताप घटने पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उनकी घट सकती है। पदार्थ के कणों में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का गुण मतलब फैलने का गुण। ठीक है। पदार्थ के कणों में विसरण का गुण पाया जाता है। तो ये सब थे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब इसके बाद आता है विसरण। विसरण हम किसे कहेंगे? तो भिन्न पदार्थ के कणों के बीच दो भिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। अगर दो भिन्न प्रकार के कण हैं, एक तो मतलब दूसरा कण है ए, एक तो बी कण है, इनका आपस में मिलान हो जाए, इन्हें क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन बोला जाता है। उसके बाद आता है ससंजन बल। ससंजन बल किसे कहेंगे?
पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ हैं, उनके कणों के बीच, मतलब कोई एक तो पदार्थ है, इनका एक ही प्रकार से अणु है, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा उन्हें हम ससंजन बल कहेंगे। एक ऐसे ही होता है आसंजक बल, जो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। ससंजन बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है और आसंजक बल अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। ठीक है। अब भाई यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का परिमाण अधिक हो जाए तो उस पदार्थ को तोड़ना कठिन हो जाता है। अगर कोई पदार्थ ज्यादा सॉलिड है, इसका मतलब उनके बीच आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसे तोड़ना क्या होगा, और कठिन होगा। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, सब लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जिसमें से हमको पहले पढ़ना होगा ठोस। ठोस किसे कहेंगे? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, सीमाएं स्पष्ट होती हैं और आयतन स्थिर होता है। ठोस का आकार निश्चित रहेगा, सीमा स्पष्ट रहेगी और आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है। उन ऐसे पदार्थों को जिनमें ये तीनों चीजें पाई जाती है उन्हें क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की गेंद, इनका आकार निश्चित रहता है, ठीक है, सीमा भी इनका स्पष्ट रहता है और आयतन भी स्थिर रहता है। लकड़ी का मेज हो गया, ये भी क्या है, ठोस है। ठोस पदार्थों के गुणधर्म यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है, ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित। यानी जिन पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित हो गया, ठोस पदार्थ कहेंगे। ठोस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। अंतरा आणविक स्थान मतलब दो अणुओं के बीच का स्थान। ठीक है, वो क्या होता है, दो पदार्थों के एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ठीक है, वो बहुत कम होता है ठोस में। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस में समकृतिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये ठोस के कुछ गुणधर्म थे जिनको हमको याद रखना है। इसी बेसिस पे हम आगे चल के ठोस का, द्रव का, गैस का हम वर्गीकरण कर पाएंगे, यानी उनमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्रव पे। द्रव वे पदार्थ है जिनका आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है। यानी आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित रहता है। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, विलयन। जल अगर हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है। गिलास में डालेंगे गिलास का ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का ले लेगा, बीकर में डालेंगे तो बीकर का ले लेगा। यानी उसका आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित। जितनी मात्रा में वो है उतनी मात्रा में वो गिलास में भी रहेगा। अगर गिलास में 100 ml है तो 100 ml गिलास में ही रहेगा, बीकर में डालेंगे तो बीकर में भी 100 ml ही रहेगा, लेकिन उनका आकार बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ठोस का तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो द्रव के गुणधर्म है, द्रव के कुछ गुणधर्म दिया है, जैसे द्रव का आकार अनिश्चित होता है, सही बात है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। द्रव में तरलता गुण पाया जाता है, यानी बहने का गुण पाया जाता है। तरलता गुण मतलब बहने का गुण। ठीक है, द्रव के कणों में ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है। अगर ठोस के दो अणु ये हैं, ठीक है, उनके बीच रिक्त स्थान इतना है। अगर द्रव के दो दो अणु हैं, उनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाएगा ठोस की अपेक्षा। ठीक है, द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। जो द्रव है उसमें ठोस भी विसरण कर सकते हैं, द्रव भी द्रव में विसरण कर सकता है, गैस भी द्रव में विसरण कर सकता है। अगला है, सांद्र द्रव के अणु कम गतिशील होते हैं। सांद्र मतलब गाढ़ा, गाढ़ा जो द्रव है वो उसके अणु क्या होते हैं, कम गतिशील होते हैं। तनु द्रव के अणु अधिक गतिशील होते हैं। तनु मतलब हल्का, पतला, पतला द्रव है, उसके अणु जो है ज्यादा गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। अब है गैस। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठोस नहीं है, गलती से लिख दिया गया ठोस, यहाँ पर गैस होता है।
गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस ऐसा पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये सब क्या है, गैस के उदाहरण हैं। इसके गुणधर्म देख लेते हैं। गैस का आकार निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, उनको दबा सकते हैं। ठीक है, जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है उनको संपीड़ित करके ही भरा जाता है। गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, गैस का घनत्व ठोस एवं द्रव की अपेक्षा कम होता है। जितना सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ नोट है, उसको देख लेते हैं। नोट कह रहा है कणों के बीच रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। अगर ठोस, द्रव, गैस है, तीनों में एक सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसके पास होता है, गैस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है, उसके बाद द्रव के पास होता है, उसके बाद किसके पास होता है, ठोस में होता है। यानी सबसे कम रिक्त स्थान किसके बीच होता है, ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस। कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। फिर उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। कणों की गति की दर का बढ़ता हुआ क्रम। कणों की गति की दर का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गति किसमें होती है, गैसों में। फिर द्रव के कणों में गति सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ठोस के कणों में गति सबसे ज्यादा होती है। ठोस, द्रव, गैस की दृढ़ता का बढ़ता हुआ क्रम। चौथा पॉइंट कह रहा है ठोस, द्रव, गैस की दृढ़ता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दृढ़ क्या होता है, ठोस होता है, उसके बाद क्या होता है, द्रव होता है, उसके बाद गैस होता है। ये चीज इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि उनके कणों की गति ऊर्जा जितना ज्यादा होगा उनका सॉलिडपन उतना ही होगा। ठीक है, तो ठोस ठोस का सबसे कम होता है, इस वजह से ये ज्यादा दृढ़ होता है, ठोस ज्यादा दृढ़ होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म, इसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये इन सब क्वेश्चन से भी जो नोट दिया गया, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कणों निम्नलिखित में से कणों की गति की दर का बढ़ता हुआ क्रम में सबसे ज्यादा किसका है। तीनों ऑप्शन दे सकता है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा ऑप्शन दे सकता है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, अगला टॉपिक है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है, यानी ठोस में जैसे बर्फ के रूप में, द्रव में जल के रूप में, गैस में जल वाष्प के रूप में। ठीक है, यानी द्रव ही ऐसा, जल ही ऐसा चीज है जो तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में। ठीक है, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो जल बनेगा, ज्यादा गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन जाएगा। जल वाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, जल बनेगा। और जल को हम जब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ। जल वाष्प मतलब अगर हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक बर्तन में कोई चीज गर्म कर रहे हैं, ऊपर से एक प्लेट रख दे रहे हैं, तो देखेंगे कुछ देर बाद उस प्लेट पे जल की कुछ बूंदें जम जाती हैं, मतलब रुक जाती हैं, जम जाती हैं। जब उसको हम ठंडा करते हैं तो जल की बूंदें उसमें दिखाई पड़ती हैं, जलवाष्प जो इकट्ठा हुआ रहता है प्लेट में दिखती हैं। ठीक है, तो जलवाष्प उस जल को जब ठंडा होता है, जलवाष्प जब ठंडा होता है, भाप जब ठंडा होता है, तो किसका रूप धारण कर लेता है, जल का। तो उसी जल को अगर हम और ठंडा करेंगे या फिर फ्रीज करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी अवस्था परिवर्तन होगा उस दौरान तापक्रम क्या रहेगा, स्थिर रहता है। यानी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक यानी किस पॉइंट पे बर्फ पिघलता है, वो है 0.0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.16 केल्विन भी बोला जाता है। ताप का एक मात्रक सेल्सियस है, तो एक केल्विन भी है। एक फ़ारेनहाइट में भी हम नापते हैं तापमान को, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट के अलावा क्या है, केल्विन भी है। अब आते हैं गलनांक पे, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहा जाता है। कोई पदार्थ है तो किस पॉइंट पे मेल्ट होगा, गलेगा, से हम समझते हैं। ठीक है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, ठीक है, जिस फिक्स टेम्परेचर पे
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई, मान लो पानी ही है, ठीक है, वो क्या है, बर्फ के रूप में है, और वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो पिघलना शुरू होकर पानी बन रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस को ही मान लो उसका क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब है हिमांक। हिमांक देख लेते हैं। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने वाला पॉइंट। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ठीक है, जैसा भी हमने एग्जाम्पल दिया था बर्फ का। ठीक है, तो उसी तरीके से पानी ले ले रहे हैं। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर जा रहा है, तो यानी पानी को जमने स्टार्ट हो जा रहा है। तो जिस टेम्परेचर से नीचे, यानी 4 पॉइंट से नीचे, मान लो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस 3 डिग्री सेल्सियस इसका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। ये समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई मानक अ, मत मान लेना है। यानी जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होगा, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहेंगे। अब है क्वथनांक। वायुमंडल के मानक दाब पर, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पे हम बॉयल करते हैं। कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मान लो अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो गर्म होकर भाप बन रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हिमांक पर, हाँ, द्रवणांक पे। द्रवणांक क्या कह रहा है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने पर जो ताप टेम्परेचर पे वो होगा पदार्थ, ठीक है, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, द्रवणांक कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से वाष्पन। वाष्पन किसे कहेंगे, वह क्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक है, जिस कोई द्रव है अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प अवस्था में बदल जाए, उसे क्या कहलाएंगे, वाष्पन कहेंगे। वाष्पन की क्रिया द्रव के तल पर ही होती है। द्रव अगर ये है, इस तल से ही क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया होती है। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, हर ताप पे वाष्पन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो धीमे हो चाहे तेजी से हो। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा ज्यादा तेजी से होगा, कम टेम्परेचर रहेगा तो कम तेजी से होगा, अर्थात ताप बढ़ने पर इसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। अगर वाष्पीकरण होगा, उससे कैसा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा। अब संघनन यानी कंडेंसेशन, किसी पदार्थ की वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन, वाष्प से द्रव अवस्था, उस क्रिया को क्या कहेंगे, संघनन। जैसे ओस हो गया, कोहरा हो गया, बादल हो गया, ये सब क्या वाष्प के रूप में रहते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, और फिर क्या होते हैं, पानी में टपकते हैं। ठीक है, तो ये एक किसका उदाहरण बन जाते हैं, संघनन। ठीक, इसके बाद है ऊर्ध्वपातन। ये कई बार पूछता है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन इसको बोला जाता है। किसी ठोस पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस अवस्था से सीधे भाप में बदल जाना। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। जैसे कपूर हो गया, कपूर गर्म करते हो ना, ठोस अवस्था में रहता है, आरती लेने के लिए जब गर्म करोगे सीधे उस किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नौसादर हो गया, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। यानी ठोस अवस्था में है, जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो द्रव अवस्था की जगह सीधे वो किसमें बदल जा रहा है, गैस अवस्था में बदल जा रहा है। ये क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एक नोट है, किसी पदार्थ का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के कम होने से, जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वो घट जाता है, परंतु सामान्य पदार्थ के गलनांक से अधिक रहता है। ठीक है, किसी पदार्थ का क्वथनांक जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो घट जाएगा, और सामान्य पदार्थ के गलनांक से वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा। ताप का मात्रक, ताप का सामान्य मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है।
ताप का सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप मापने का एसआई मात्रक केल्विन है, जो अभी हम ऊपर बता रहे थे ना 273 वाला, 273.16 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद क्या है, इसके बाद है केल्विन स्केल पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन तथा क्वथनांक 373 केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस को लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जब लेंगे तो 273 में 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 373। ये हो जाएगा इसका क्वथनांक। ठीक है, केल्विन स्केल का ताप बराबर सेल्सियस स्केल का ताप प्लस 273, ये फार्मूला होता है केल्विन स्केल का। अगर कोई हमको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में बदलने का ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब है अगला टॉपिक, पदार्थों पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब जब बदलेगा तो क्या होगा, द्रव्य की अवस्था को दाब बढ़ाकर या घटाकर के हम परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गैस का अगर हम दाब बढ़ाएं और उसके साथ साथ टेम्परेचर उसका कम करें, ताप कम करें, यानी प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर कम करें, तो गैस किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ ठोस होते हैं जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस CO2, उसका जब हम दाब कम करेंगे तो गैस में परिवर्तित उसको हम कर सकते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह एक शुष्क बर्फ नामक, यह एक शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, जिसको एक श्वेत ठोस भी कहा जाता है। इसका उपयोग भोजन के अति हिमीकरण में किया जाता है, डीप फ्रीज में। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको फ्रीज करना होता है तब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब आता है वाष्पीकरण। द्रव को उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव अगर है अपने क्वथनांक के नीचे वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है तो ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहला है सतह क्षेत्र, जो उसका सतह क्षेत्र, जिस सतह क्षेत्र पर है, छोटा सतह क्षेत्र होगा धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होगा, बड़ा सतह क्षेत्र रहेगा तो तेजी से उसका वाष्पीकरण। तापमान में वृद्धि, तापमान ज्यादा रहेगा ज्यादा तेजी से वाष्पीकरण होगा, और तापमान कम रहेगा तो धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में कमी रहेगा तो तेजी से होगा, आर्द्रता ज्यादा रहेगी, नमी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा। वायु की गति में वृद्धि, अगर वायु तेज चलेगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, और वायु स्लो चलेगा, धीरे चलेगा तो वाष्पीकरण स्लो होगा। ये 4 मुख्य वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए थे। ये तुम्हारे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। तो वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पहला कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। जो वाष्पीकरण है वह हर ताप पर उसकी प्रक्रिया होती है। क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित ताप पर ही होती है, लेकिन वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पर होता है। दूसरा है वाष्पीकरण की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। वाष्पीकरण में जो है द्रव का जो ऊपरी सतह होता है, ठीक है, द्रव का जो ऊपरी सतह होता है, ठीक है, उस पर उपस्थित जो अणु है वही गैसीय अवस्था में बढ़ते हैं, पृथक होते हैं। क्वथन की क्रिया में द्रव प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। वाष्पीकरण की धीरे धीरे होती है और क्वथन की क्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया वायु के प्रवाह की गति, जितनी तेज वायु चलेगी जितनी धीमी वायु चलेगी तब वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है, लेकिन क्वथन की क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अभी हमने बताया था ना वाष्पीकरण में जितना तेज वायु चलेगा उतना तेज वाष्पीकरण होगा, स्लो चलेगा तो स्लो होगा, और आर्द्रता ज्यादा रहेगी तो स्लो वाष्पीकरण होगा, और आर्द्रता कम रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा वाष्पीकरण होगा। लेकिन ये चीज क्वथन में नहीं लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में आपकी इतना ही था। इसके लिए हमने अब पूरा क्वेश्चन सब कुछ देख लिया है। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके लिए इतना, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।